नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। लगातार कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस आपसे किए गए मैंने जो वादे थे उसके हिसाब से मैं समय थोड़ा सा कम मिलने की वजह से वीडियो एक आधे दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उपलब्ध करवाता रहूँगा जैसे कैसे भी हो। आप लगातार जुड़े रहिए, आपको इसका पूरा फ़ायदा होगा। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए बच्चों, शेयर करो अपने दोस्तों के अंदर, ठीक है। और इस पूरे टाइम के अंदर इतना फ़ायदा उठाओ आप इस चीज़ का कि आपको जैसे ही स्कूल में जब आप जाओ क्लासें लो तो उस दौरान इतनी मजबूती महसूस हो कि यार मैंने फ़िज़िक्स के इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपको यूट्यूब पर टॉपिक मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूटी से लगातार ये जो सिलेबस है वो आपको नहीं मिलेगा। जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उस दौरान आप लोगों को जो बेल आइकन का जो एक घंटी आती है उसको आप ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि नया वीडियो जब भी आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मैसेज के माध्यम से। और लगातार मैं आपको बता देता हूँ, चेक कर लिया करो, 11 बजे ही अपना वीडियो आएगा फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का वीडियो कितना बजे आएगा? 11 बजे, ठीक है। और कक्षा 10th के वीडियो तो लगातार चल रहे हैं, ठीक है। सर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपने जो स्टाफ मेंबर हैं अपनी टीम के वो लगातार वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। वो बोर्ड पर मतलब बाहर होने के बावजूद भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि नोट्स पेपर पर आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो कक्षा 10 के विज्ञान के वीडियो जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में हुए हैं उनको आप उपलब्ध करवाइए, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए आज मैं थोड़ी सी पहले लास्ट वीडियो की चर्चा कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो मैंने किरचॉफ के नियम में आपको अंतर बताए थे और उनको न्यूमेरिकल में कैसे काम में लेने, या जो भी एग्जाम्पल वगैरह आपको दिए जाए तो कुछ आपको रूल बताए थे, उनको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना बच्चों। अब मैं चर्चा करता हूँ आज का जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु, सेतु मतलब ब्रिज होता है ना, सेतु पुल जिसे हम बोलते हैं। तो ये व्हीटस्टोन वैज्ञानिक का नाम था, उनके नाम पर ही इसको व्हीटस्टोन सेतु नाम रख दिया उन्होंने। व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, किस सिद्धांत पे काम करेगा और कैसे हमें इसको काम में लेना है, ठीक है। वैसे ये भी एक प्रैक्टिकल है, यहाँ से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सिलेबस से व्हीटस्टोन सेतु का प्रैक्टिकल हटा दिया गया है, वो नहीं है। थ्योरी में ये है, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, और एक बार 2000 शायद 16-17 का एग्ज़ाम था, उस दौरान ही व्हीटस्टोन सेतु का जो क्वेश्चन है वो पूछा भी गया था, ठीक है। 17 या 18 इसके आसपास आप देख लेना, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु पर क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बच्चों क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु की अगर बात करूं तो इसमें 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी एक प्रकार से मैं ये कहूं कि 4 प्रतिरोधों का एक प्रकार से सेतु होता है, ठीक है। 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं इसमें, 4 प्रतिरोधों की एक चतुर्भुजीय व्यवस्था होती है, यानी 4 प्रतिरोध एक चतुर्भुज की व्यवस्था के रूप में जुड़े होते हैं। चतुर्भुज के भुजाएं जो होती है ना, उन भुजाओं के रूप में 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होते हैं। तो इस प्रकार देखो ऐसे ये कनेक्ट होते हैं। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, और ये हो गया चौथा प्रतिरोध, ठीक है। इस प्रकार मैंने यहाँ कनेक्ट, ये चतुर्भुज बन गया ना एक, और चतुर्भुज की 4 भुजाएं हो गई। इनके नाम दे दूँ मैं भुजाओं के, ए बी सी और डी, ठीक है। तो 4 भुजाएं हो गई, ए बी सी सी डी और ए डी। ध्यान से समझना, इन चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो 4 प्रतिरोधों से जुड़ी हुई चतुर्भुजीय व्यवस्था को, 4 प्रतिरोधों से जुड़ी हुई चतुर्भुजीय व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। 4 प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ने हैं। इन प्रतिरोध का नाम क्या दिया जाता है? इनको नाम दे देता हूं। पहले प्रतिरोध का नाम क्या दे दिया? P। दूसरे प्रतिरोध को क्या नाम दिया मैंने? Q।
फिर तीसरा प्रतिरोध ये लेना है R, ऐसे क्रम से P Q R S। ठीक है, इस क्रम का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, P Q R S। प्रश्न बनता है कि सर क्रम का ध्यान क्यों रखना है, कि मैं ये बात करूँगा कि कई बार क्या होता है कि आप अपने हिसाब से लिख देते हो P Q R S, या अपने हिसाब से नाम दे देते हो, लेकिन अपने को जितना हो सके अपने को क्रम के हिसाब से काम करना है। कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक कॉपी चेक करने में, या फिर बच्चे जब लिखते हैं तो उनको लिखने के दौरान भी वो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे मतलब कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है उनको मतलब वो क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है उनका। ठीक है, उनको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए आप लोग या तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलोगे ना तो फिर आप लोगों को ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा तरीके को एकदम दिमाग में बिठा लो कि वास्तव में कैसे काम करता है, फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि P कौन सा है, Q कौन सा, R कौन सा है, S कौन सा है। आप अपने हिसाब से नाम दे दो, R1 R2 R3 R4, इस प्रकार भी आप लोग इनको इनका नाम दे सकते हो। ठीक है, तो बाकी आप हो सके तो इस प्रकार इसको तैयार करने का प्रयास करना। ठीक है, तो 4 प्रतिरोधों की ये व्यवस्था होती है बच्चों, और इसमें ये जो पहली भुजा है ना, कौन सी भुजा हो गई, AB भुजा, ये प्रथम भुजा हो गई, AB BC दूसरी भुजा हो गई, CD तीसरी भुजा हो गई, और AB BC और AD तीसरी भुजा हो गई। इसी ऐसे तो मानना है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा हो गई, और ये चौथी भुजा हो गई, कौन सी, CD। ध्यान देना, मैं इन पे बात कर रहा हूँ, इन पर आपको समझना है। इसमें जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ PQ है, P है, इसमें जुड़ा हुआ Q है, इसमें जुड़ा हुआ वो R है, और इसमें जुड़ा हुआ है वो S है। तो ये 4 प्रतिरोध चतुर्भुज की क्रम से जो मैंने भुजाएं लिखी हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा, चौथी भुजा। ठीक है, इस क्रम अनुसार क्रम से ये प्रतिरोध इसमें कनेक्ट हैं। आप इनको ये भी लिख सकते हो, R1 R2 R3 R4 प्रतिरोध के नाम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं चतुर्भुजीय व्यवस्था के रूप में। ये व्हीटस्टोन सेतु होता है। ठीक है बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु क्या काम आता है, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है। आपसे कोई पूछे कि व्हीटस्टोन सेतु क्या काम में लिया जाता है, या क्या काम, किस प्रकार काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, यानी जो ऐसा प्रतिरोध जो हमारे लिए अननोन है, जिसके बारे में हम जानते नहीं उसकी वैल्यू कितनी है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। किसकी सहायता से बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। किस काम में लिया जाता है, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि इनमें से ज्ञात प्रतिरोध कौन सा लें, तो कोशिश ये करना। ठीक है, वैसे तो कुछ कोई भी हो सकता है ज्ञात इनमें से, PQRS में से जो एक अज्ञात है, तो बाकी बचे हुए 3 ज्ञात प्रतिरोध है। बाकी बचे हुए 3 कौन से हैं, ज्ञात प्रतिरोध। जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको सबसे लास्ट वाली भुजा में जोड़ना। तो सबसे लास्ट वाली भुजा ये है, तो लास्ट वाली भुजा में कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने क्रम ये माना है ना, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। तो अज्ञात प्रतिरोध को चौथी भुजा में जोड़ा है। तो ये जो S है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये S प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध का नाम है S। ये S प्रतिरोध हमारा क्या हो गया, अज्ञात प्रतिरोध हो गया, यानी ये S हो गया अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, तो बाकी ये जो बचे हुए ना, ये तीनों कौन से प्रतिरोध है, ये तीनों हैं ज्ञात प्रतिरोध। कौन से प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध है, यानी इनकी वैल्यू हमें पता है और इनकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात प्रतिरोध वो होंगे जिनकी वैल्यू हम बदल सकते हैं अपनी मर्जी से, हमें चेंज करना पड़ेगा इनके मान को, क्योंकि ये ज्ञात है हमारे पास।
ये अज्ञात है, इसका मान हमें पता नहीं है, इसका मान हमें निकाल कर बताना है। ठीक है, तो अज्ञात प्रतिरोध को सबसे लास्ट वाली भुजा में जोड़ना चाहिए ताकि हमें बीच में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो लास्ट वाली भुजा चौथी भुजा होगी, तो चौथी भुजा में मैंने अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, फिर बात करता हूँ, ये चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज के अंदर 2 विकिरण होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ 2 विकिरण है इसके, यहाँ पर विकिरण कौन से इसके, विकिरण, इसके 2 विकिरण है बेटा। पहला विकिरण है उसका नाम है AC और दूसरा विकिरण है जिसका नाम है BD। ये इसके 2 विकिरण है, दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, एक विकिरण हो गया AC और दूसरा विकिरण हो गया BD। क्लियर है? होता क्या है इनमें, क्या कैसे इनको काम में लेना है इन विकिरणों को। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु में अभी जब इसको पूरा पढ़ रहे हैं तो इसके पूरा इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो विकिरण है ना, इन विकिरणों को संयुग्मी विकिरण भी कहते हैं, संयुग्मी विकिरण भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कितने विकिरण इसके, 2, जिन्हें आप क्या कहेंगे, संयुग्मी विकिरण कहेंगे। इनमें एक विकिरण के बीच में, एक विकिरण में गैल्वेनोमीटर, जिसे हम धारामापी कहेंगे, क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में धारामापी कहते हैं। देखिए बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें आएंगी जो आप पहली बार पढ़ रहे हो। धीरे धीरे जब ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी तो आप इनके बारे में पढ़ोगे और मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। लेकिन 1-2 बार जो नए नाम आते हैं उनको आप लोग अच्छी तरीके से एक बार समझने का प्रयास करना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में धारामापी के बारे में हमें पूरा अध्ययन करना है। ये नाम पहली बार सुन रहे हो आप लोग, क्योंकि आपने एमीटर पढ़ा है, आपने वोल्टमीटर नाम पढ़ा है, क्योंकि कक्षा 10 में आ जाते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर या धारामापी ये नाम भी आ जाता है। ठीक है, आता है नाम, कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो इसे गैल्वेनोमीटर या धारामापी कहते हैं। बता देता हूँ, एक ऐसा उपकरण है जिसमें मतलब जो पैमाना होता है उस पैमाने का जो शून्य होता है, क्योंकि किसी पैमाने में 0 से स्टार्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर में 0 यहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, एमीटर में 0 1 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन गैल्वेनोमीटर में 0 हमेशा बीच में होता है। इसकी जो नीडल होती है ना, एल्यूमिनियम का संकेतक होता है, वो हमेशा बीच में होता है। 0 बीच में, जितने कॉलम इस साइड में होते हैं उतने ही कॉलम इस साइड में होते हैं। ठीक है, फिर ये काम क्या आता है, तो धारामापी की सहायता से धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। धारामापी की सहायता से धारा की दिशा का पता लगाया जा सकता है। ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर किस काम आएगा, धारा की दिशा मापने के काम आता है। अगर धारा इस साइड में जा रही है तो सुई इस साइड में झुक जाएगी, इस साइड में जा रही है तो सुई इस साइड में झुक जाएगी। मेरे शब्दों में कहूँ तो एक प्रकार से ये तराजू का काम करेगा। ठीक है, जिस साइड में वोल्टेज का दबाव, वोल्टेज की लोड ज़्यादा होगी, जिस साइड में वोल्टेज का लोड ज़्यादा होगा, एक साइड में वोल्टेज का लोड कम होगा, उसके हिसाब से ये सुई जो है वो काम करेगी। यानी जिस साइड में धारा बहेगी उस साइड में सुई जो है वो पलड़ा उस तरफ झुकेगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा बच्चों कि जो आप एमीटर और वोल्टमीटर जो नाम सुनते हो बेटा, वो इस गैल्वेनोमीटर से ही बनते हैं। ठीक है, ये हम अगले चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 7 होगा, उसका लास्ट टॉपिक है ये, कि कैसे बनते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाम याद रखना, गैल्वेनोमीटर या धारामापी। क्लियर? और क्या काम आएगा, धारा की दिशा बताने के काम आएगा। ठीक है, इसके साथ एक कुंजी भी जोड़ देंगे। ये नाम पहले भी हमने लिया है। ठीक है, कुंजी, ये कुंजी होती है। ठीक है, मतलब जिसे हम स्विच बोलते हैं ना, अपनी भाषा में स्विच कहते हैं। जैसे कि पंखे का स्विच होता है, जब ऑन करना होता है ऑन कर देते हैं, ऑफ करना होता है ऑफ कर देते हैं। तो लैब में ये कुंजियाँ होती है जिसमें डॉट होती है, तांबे के गुटके होते हैं जिसमें वायर कनेक्ट किए जाते हैं। और जब वो डॉट लगा देते हैं तो ये करंट सप्लाई हो जाता है, डॉट नहीं लगाते हैं तो करंट सप्लाई नहीं होता। तो ये जो विकिरण है ना, इसमें एक विकिरण में, कोई भी एक विकिरण ले लो आप लोग, ठीक है, जो आपकी मर्जी है। किसी एक विकिरण में गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी कनेक्ट करनी है, और बचा हुआ जो दूसरा विकिरण है उस विकिरण में आपको एक बैटरी और एक कुंजी यहाँ भी लगा देनी है। ठीक है, एक बैटरी और एक कुंजी यहाँ भी कनेक्ट कर देनी है।
समझ में आ गई बात मेरी। ये हो गई बैटरी जिससे करंट स्टार्ट होगा और ये अपनी कुंजी हो गई। अब 2 कुंजियाँ हो गई ना, तो आप एक काम करो, इसको तो कुंजी K1 नाम दे दो, ठीक है, और इसको कुंजी क्या नाम दे दो, K2 नाम दे दो। समझ में आ गई बात मेरी। तो अब आप सोच रहे हो कि सर आपने यहाँ अंदर क्यों नहीं जोड़ा, बाहर क्यों जोड़ा है, तो ये वायर है, तार है, अंदर जोड़ देते तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि अपने को धारा की दिशा भी दर्शानी है। इसलिए मैंने क्या किया, जो AC विकिरण है ना, इसका ये जो कनेक्शन है ये मैंने बाहर दर्शा दिया, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। और ये विकिरण AC के बीच में ही जुड़ी हुई है, ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात समझने का प्रयास करना कि ये जो 2 विकिरण है, इन दोनों विकिरण में, एक विकिरण में आपको क्या जोड़नी है, एक विकिरण में, किसी एक विकिरण में आपको बैटरी और कुंजी कनेक्ट करनी है, और किसी एक विकिरण में गैल्वेनोमीटर और कुंजी, दूसरी कुंजी कनेक्ट करनी है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर मैं इनको बदल दूं, कुंजी तो कुंजी होती है, ठीक है, ये सेम कुंजी है, ये कोई उपकरण नहीं है, एक प्रकार से इनमें कोई अंतर नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो ये तो मैंने कहा ना स्विच है एक प्रकार से, तो स्विच में कोई अंतर नहीं है। जब मैं गैल्वेनोमीटर और इनको आपस में बदल दूं कि सर मैं यहाँ बैटरी जोड़ दूं और यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, मैं कहूँगा बेटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रख लेना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ आपकी मर्जी आए वहाँ जोड़ो, ठीक है। एक विकिरण में आपको धारा मापी जोड़ना है और एक विकिरण में आप लोगों को बैटरी कनेक्ट करनी है, ठीक है। इसी वजह से इन विकिरणों को संयुग्मी विकिरण कहा जाता है। थोड़ा तसल्ली से समझना, क्योंकि मैं इन टॉपिक को बड़ी आराम से क्लियर करवाऊंगा, आराम से क्लियर करना और बड़े ही तसल्ली से इनको समझने का प्रयास करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये समझ में आई। प्रश्न बनता है कि व्हीटस्टोन सेतु के विकिरणों को संयुग्मी विकिरण क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या देंगे अपने, कि संयुग्मी विकिरण इसलिए कहा जाता है कि जब सेतु के बैटरी और धारा मापी की जब हम पोजीशन बदल दें, बैटरी और धारा मापी की जब हम पोजीशन बदल दें, तो सेतु, जो ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसकी संतुलित अवस्था, इसकी संतुलित अवस्था, कौन सी अवस्था, एक नया नाम लिख रहा हूं यहां पर, संतुलित अवस्था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सेतु होता है, वो सेतु के लिए बैलेंस होना जरूरी है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। सेतु के अंदर बैलेंस नहीं होगा तो सेतु टूट जाएगा, या फिर ये कह दो कि सेतु एक तरफ से झुक जाएगा या एक तरफ से ऊपर उठ जाएगा, तो सेतु में बैलेंस होना जरूरी है। यहाँ पर भी अपना ये सेतु है, तो इस सेतु में बैलेंस या संतुलन होना जरूरी है, तो संतुलित अवस्था हमें बनाए रखनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी। ये सेतु बना दिया हमने, इस सेतु की क्या बनानी पड़ेगी हमें, संतुलित अवस्था। और संतुलित अवस्था बनाने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई पत्थर की, कोई सीमेंट की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास वोल्टेज और करंट, यही चीज़ें हैं, धारा है, वोल्टेज है, तो धारा और वोल्टेज है, प्रतिरोध है, इनके मानों को आप लोगों को एडजस्ट करके इस सेतु की संतुलित अवस्था बनानी है अपने को, और ऐसी बैलेंस करना है सेतु का, ताकि सेतु का जो पलड़ा है वो दोनों तरफ से बराबर रह सके। जब सेतु बराबर संतुलित अवस्था में होगा तो वो सेतु की संतुलित कैसे होगी वो अवस्था, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो संतुलित अवस्था जो मैन है इसके अंदर व्हीटस्टोन सेतु में, उस संतुलित अवस्था को बनाना है अपने को, और वो संतुलित अवस्था को बनाए रखने के लिए गैल्वेनोमीटर इनकी जरूरत पड़ेगी, बैटरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इनको चेंज कर दोगे तो सेतु की संतुलित अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बैटरी जोड़ दो, यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसे संयुग्मी विकिरण कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो ये लैब का क्वेश्चन है, लेकिन आपको परीक्षा में भी आता है, थ्योरिकल अपने पेपर में भी ये चीज़ें पूछी जाती है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा है, समझाना भी इसमें ज़्यादा है, और धीरे धीरे साथ साथ इनको पढ़ते जाओ। आज की इस वीडियो में मैंने व्हीटस्टोन सेतु क्या है, क्यों काम में लिया जाता है, और किस प्रकार इसकी बनावट होती है, इनमें जो कैसे ये भुजाएं हैं, इनमें क्या कुछ कैसे जोड़ना है, वो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे सेतु के सिद्धांत पर और जानेंगे कि इसकी संतुलित अवस्था क्या होती है। तब तक के लिए लगातार वीडियो देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए
और बच्चों आपसे मेरा यही अनुरोध है कि अपने इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, पूरा फ़ायदा होगा, जुड़े रहोगे तो हमारा मनोबल बना रहेगा और जितना संभव हो मैं आप लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करती रहेगी। सहयोग बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।